हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे एक और सेशन में जिसके अंदर हम सीजीएल 2025 की 16 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में बने जीके जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं इस प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और फटाफट से अपनी इस पूरी सीरीज को खत्म करने की तरफ अपना जो रुख है वो कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने क्वेश्चन पूछता है, व्हाट मटेरियल वर दी डबल स्टोरेड गेट्स ऑफ पुराना किला प्राइमरली बिल्ट विथ। इस प्रकार के सवालों में आजकल आपने देखा होगा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्पेसिफिकली जो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है ना, उसमें वो आर्किटेक्चर की डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं। तो पहले तो हम आर्किटेक्चर को कितना समझते थे कि सिर्फ हमें ये देखना है कि किसको किसने बनवा दिया, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे पूछ ले रहे हैं कि भाई पुराना किला की 2 मंजिला द्वार मुख्यतः किस सामग्री से निर्मित किए गए थे। पुराना किला सभी को लोकेशन पता है, दिल्ली में लोकेशन है। तो इसको, इसका जो निर्माण है या फिर इसको जो बनवाया गया वो मेनली शेर शाह सूरी और बाद में हुमायूं के पीरियड से जुड़ा हुआ माना जाता है। और इस किले की जो आर्किटेक्चर है ना, वो इंडो और इस्लामिक स्टाइल को फॉलो करती है, जिसके अंदर लाल बलुआ पत्थर यानी कि सैंड स्टोन का आपको डोमिनेंट रूप नजर आता है। मतलब डोमिनेंट जो मटेरियल है वो आपका लाल बलुआ पत्थर रहेगा। ठीक है। अब ऐसे और भी आपको आर्किटेक्चर नजर आते हैं, जैसे कि आपको बड़ा दरवाजा नजर आता है, आपको तालाकी दरवाजा नजर आता है। तो डबल स्टोरीड गेट्स आपके काफी ज्यादा फेमस हैं और जो कि आपके इसी लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, काफी बड़े हैं, मैसिव हैं, थिक और डिफेंसिव पर्पस के लिए इनको डिजाइन किया गया था। तो जो मुगल्स थे और मुगल स्पेसिफिकली जो सूरी आर्किटेक्चर है उसमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए आपके इस लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करा जाता था। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस बी विकल्प को करेक्ट आंसर पिक कर लेते हैं। ठीक है। बाकी देखो, इन्होंने मार्बल का भी यूज किया है, संगमरमर जिसे हम कहते हैं। तो मार्बल ज्यादा डेकोरेटिव जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, हुमायूं का मकबरा हो गया, उसमें यूज हुआ है। जैसे कि मिलिट्री फोर्ट्स और गेट्स होते हैं, उनके लिए जो मार्बल है ना, वो काफी वीक और कॉस्टली माना जाता है और माना जाता भी था। तो पुराना किला के गेट्स पर मार्बल का यूज आपको नहीं नजर आता है, तो इसीलिए हमने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था। बाकी आपके जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं भाई, वो देखो गड़बड़ है। ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर चमकता हुआ टाइल यानी कि ग्लेज्ड टाइल्स यूज किया है, तो ग्लेज टाइल का यूज ज्यादातर पर्शियन और जो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है ना, वो वाली बिल्डिंग्स के अंदर मिलता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरे। सवाल में बोलता है द तुसु फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ झारखंड, स्पेशली अराउंड द एरिया बिटवीन कौन सा, तमर एंड रायडी। ये आपको कुछ एरिया दे दिए गए, एक फेस्टिवल का नाम दे दिया गया। अब इन्होंने ये नहीं पूछा है कि ये जो फेस्टिवल है वो मुख्यतः कौन से राज्य के अंदर फेमस है। अब इन्होंने उस राज्य के अंदर भी कौन से एरिया के बीच में मनाया जा रहा है, आदिवासी क्षेत्र, दो दे दिए और तीसरे का नाम पूछ लिया। तो टुसु फेस्टिवल देखो, मुख्य त्योहार है, एक अग्रेरियन और ट्राइबल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि मुख्यतः झारखंड के जो मुंडा और ओराउन वाली बेल्ट है उसमें इसको सेलिब्रेट करा जाता है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, मतलब जो टर्म बताया मुंडा ओरोन, उसमें आपको एक और बेल्ट नजर आएगी जिसको आप तमार, रायडी और बुंडू के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, स्पेसिफिक है। तो ये जो बुंडू है ना, ये रांची डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है जहां पर उनका एक कल्चरल हेरिटेज माना जाता है इस टुसु त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बुंडू आंसर करना है। अब देखो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपको दुमका दिया गया है, ये आपकी संथल बेल्ट में लोकेटेड है, ये भी याद रख लेना है हमें। बाकी के देखो और भी दिए गए हैं, आपको यहाँ पर डाल्टनगंज का नाम दिया है, ये आपका पलामू रीजन के अंदर पड़ जाता है।
बट आगे के लिए याद रखेंगे, एटलीस्ट कल को अगर हमें यहाँ पर पूछा जाए। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने चाईबासा भी एक ऑप्शन दिया है, ये हो ट्राइब का एरिया है, हो ट्राइब एरिया। अब ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ ना, इनको भी आपको नोट कर लेना है, अगर आप नोटिंग कर रहे हैं तो उससे हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो तुसु झारखंड के अंदर गुंडू, कमर और ये जो रायडी वाली बेल्ट है, उसका एक फिक्स्ड कल्चरल मैपिंग फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जी, हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द मॉडर्न नोटेशन सिस्टम फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड डॉक्यूमेंटिंग कॉम्पोजिशंस इन द क्रमिक पुस्तक मलिका। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए आधुनिक संकेत प्रणाली विकसित करने और क्रमिक पुस्तक मालिका में रचनाओं को दस्तावेज करने का श्रेय बताइए इन चार में से किसको दिया जाता है। देखो हाँ, ये ठीक है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पर संबंधित हमसे जो टॉपिक है वो पढ़ाया जाता है, लेकिन उसी हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं कि भाई ये एक सिस्टमेटिक या फिर एक डॉक्यूमेंटिंग फॉर्म देने का क्रेडिट देने के लिए एक व्यक्ति का भी नाम यूज करते हैं, तो वहां पर आपको पंडित विष्णु नारायण भारतंडे भारतखंडे, इनका नाम याद रखना है। ये जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिए गए हैं, स्पेसिफिक पर्सनालिटी अगर अपने आप को किसी चीज के साथ एसोसिएट करती है, कुछ योगदान देती है, तो उनका नाम यहाँ पर आपको सुनने मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का नाम याद रखना है, जिन्होंने जो मॉडर्न नोटेशन सिस्टम है उसको डेवलप किया, जो कर्मिक पुस्तिका मल्लिका है उसकी 6 वॉल्यूम्स लिखे। इस प्रकार की अगर किसी ने कहीं पर काम किया हो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन जो थाट सिस्टम होता है, ये भी याद रखिएगा, थाट सिस्टम, थाट प्रणाली। थाट सिस्टम बोले तो ये क्या है, 10 थाट, ये भी इन्होंने दिया, जिसके अंदर राग जो होते हैं ना इनके, उनको क्लासिफिकेशन का बेस बनाया गया। बाकी देखो इसमें और भी नाम दिए गए हैं आपको, अलाउद्दीन खान का नाम दिया गया है, ये परफॉर्मर और एक गुरु है। ये आपके कौन से घराना से आता है, ये नाम आप अगर याद रख पाए, ये मेहर घराना से आता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर विष्णु दिगंबर पलुस्कर ऑफ ग्वालियर का नाम आपको दिया है। ये क्या है, ये म्यूजिक के एजुकेशन के रूप में उसको पॉपुलराइज करने वाले व्यक्ति के रूप में याद रखना है, तो यहाँ पर आप भारत खंडे को याद रखें। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्विस रूल्स इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में सर्विस नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए कि कौन कौन से इसमें से करेक्ट यानी कि सही है। हर स्पोर्ट्स रिलेटेड अब आपसे जो एक्टिविटीज है उनके बारे में स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अगर आपने हर स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट बेसिक बातें हैं, उन्हीं बेसिक बातों को ये टेस्ट कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि एट 10-10 सर्विस ऑल्टरनेट्स एवरी 2 पॉइंट्स, यानी कि 10-10 पर हर 2 अंकों के बाद सर्विस बदलती है। इसको मैं कर दूंगा गलत। 10-10 के बाद सर्विस हर पॉइंट पर चेंज होती है, ना कि हर 2 पॉइंट के बाद। तो एवरी 2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एवरी पॉइंट होना चाहिए था। तो ये तो बेसिक चीज है, अगर आप में से कोई भी टेबल टेनिस या कुछ भी देखता है, तो उससे पहले ये मेरे ख्याल से 2001 में इन्होंने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया, इन दी फाइनल डबल्स गेम रिसीवर्स ऑर्डर चेंजेस व्हेन वन साइड रीचेज 5 पॉइंट्स। अंतिम डबल्स गेम में जब एक पक्ष 5 अंक तक पहुंचता है तो रिसीवर का क्रम जो होता है ना वो बदला जाता है। तो फाइनल डबल्स गेम में जब एक साइड 5 पॉइंट्स पर पहुंचती है तो रिसीवर ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन जो सर्विस रोटेशन है ना वो आपका सेम रहता है। तो याद रखना है। इसमें भाई सेकंड वाला करेक्ट था, यहाँ पर इन्होंने 2 दे दिया ना, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, इसीलिए स्टेटमेंट 2 वाला जो ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर पिट्स इंडिया एक्ट व्हाट रिस्ट्रिक्शन वाज प्लेस्ड ऑन द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और काउंसिल पर कौन से प्रतिबंध लगाया गया था। अब देखो ये तो बहुत ही आसान कैटेगरी का मैं कहूंगा, वैसे तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑप्शन आपको देता है, तो एक एक करके सारे ऑप्शन पहले हमें देखने पड़ेंगे। पहला है, दे कुड नॉट पास एनी सिविल लॉ विदाउट क्वींस कॉन्सेंट, यानी कि वे रानी की अनुमति के बिना किसी भी नागरिक कानून को पारित नहीं कर सकते थे। इसे मैं गलत करूंगा भाई। जो ये क्वींस के कंसेंट वाली बात है ना, ये लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप से रिलेटेड है, ना कि आपके स्पिट्स इंडिया एक्ट से। ये हमने यहां पर गलत कर दिया। दूसरा है, दे कुड नॉट इश्यू ऑर्डर्स विदाउट मेजॉरिटी सपोर्ट, यानी कि वे बहुमत के समर्थन के बिना आदेश जारी नहीं कर सकते थे।
मैं इसको भी गलत करूंगा। जो ये मेजोरिटी सपोर्ट का रूल है ना, वो पिट्स इंडिया का कोर नहीं है। ये हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। फिर तीसरा इन्होंने दिया कि दे वर फॉरबिडन टू डिक्लेयर वॉर और मेक ट्रिटीज विदाउट अप्रूवल, यानी कि उन्हें अनुमति के बिना युद्ध की घोषणा या संधि करने से रोका गया था। इसे मैं यहां पर करेक्ट करूंगा। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है, इसका मेन एम था कि कंपनी पर ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ाया जाए। और इस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल और काउंसिल है ना, वो इंडिपेंडेंटली वॉर को डिक्लेयर या फिर किसी के साथ ट्रीटी साइन करने का अपने पास अधिकार नहीं रखता है। उसमें फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसकी अप्रूवल वहां पर मैंडेटरी होगी। किसकी अप्रूवल मैंडेटरी होगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। इनका अप्रूवल चाहिए ही चाहिएगा। इसीलिए ये जो ऑप्शन है, देवर फॉरबिडन टू डिक्लेयर वॉर और मेक ट्रीटीज विदाउट अप्रूवल वाली बात, यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से संबंधित करेक्ट थी। तो याद रखिएगा आगे के लिए कि पिट्स एक्ट जो है ना, वो कंपनी के रूल और साथ में क्राउन का जो कंट्रोल है, यानी कि ड्यूअल कंट्रोल को स्टैब्लिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय एन ओन गोल इन फुटबॉल। फुटबॉल में स्वयं गोल यानी कि ओन गोल का अर्थ क्या होता है? तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि फुटबॉल का प्रेमी है, तो वो इसको ज्यादा समय नहीं लेगा आंसर करने में। सिंपल भाषा में जो फुटबॉल में ओन गोल होता है ना, उसका मतलब होता है कि जब कोई प्लेयर गलती से अपनी टीम में गोल की बॉल को डाल दे। तो यहाँ पर कहां पर दिया है वो ऑप्शन? अ गोल स्कोर बाय अ गोलकीपर, जी नहीं। अ गोल स्कोर्ड फ्रॉम अ पेनल्टी से किया गया गोल, नहीं। अ गोल स्कोर्ड एक्सीडेंटली इनटू वंस ओन नेट, ये वाला ऑप्शन इसमें सही चला जाएगा। इसी को ओन गोल कहता है। ठीक है। जो पहला वाला है, गोलकीपर के द्वारा स्कोर करा गया गोल, ये नॉर्मल गोल में काउंट होता है। पेनल्टी गोल आपका पेनल्टी में काउंट होता है। अ गोल स्कोर्ड ड्यूरिंग इंजरी टाइम जो इन्होंने दिया है, वो सिर्फ टाइमिंग बता रहा है आपका। ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज विंटर ओलंपिक पार्टिसिपेशन। भारत की शीतकालीन ओलंपिक भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन कौन से इनमें से करेक्ट यानी कि सही है। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं विंटर ओलंपिक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। एक एक करके दोनों तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे। पहला स्टेटमेंट, शिवा केशवन competed in 6 games and introduced लज टू इंडिया। यानी कि शिवा केशवन ने 6 ओलंपिक में भाग लिया और भारत को ल्यूज से परिचित कराया। 6 गेम इंटर इंडियाज विंटर ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर करेक्ट मार्क करना है। स्टैटिक जीके में ओलंपिक्स वाले टॉपिक के अंदर डिस्कशन कराया जाता है। जो भी ऐसे फैक्ट होता है ओलंपिक से संबंधित, चाहे वो समर हो विंटर हो, दोनों से रिलेटेड आपको बातें पढ़ाई जाती हैं। तो ये जो शिवा केशवन है ना, इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट विंटर ओलंपियन इन्हें माना जाता है, जिन्होंने 1998 से लेकर 2018 तक लगातार 6 विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। अब आप पूछे कि इंट्रोड्यूस्ड लज टू इंडिया, तो ये जो लज जैसे हाईली नीश और टेक्निकल जो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो इंडिया में पॉपुलर करने का क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट, आरिफ मोहम्मद खान was the first Indian to qualify for 2 alpine skiing events in 2022। आरिफ मोहम्मद खान 2022 में 2 अल्पाइन स्काइंग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। अब अगर कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को देख रहा होगा तो उसको लगा होगा कि यार ये तो पुराना करंट अफेयर का सवाल पूछ लिया है, लेकिन इस स्टैटिक बेस पर सवाल बन जाते हैं। ये फर्स्ट इंडियन बन रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अब आपको आज के बाद आगे के लिए याद रखना है। ये बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 के अंदर आरिफ मोहम्मद खान ही थे जिन्होंने जायंट जो सालालॉम करके है, सालालॉम, ये दोनों इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था। तो ये दोनों ही बातें जो यहाँ पर दी गई थी ना, वो दोनों ही करेक्ट थी, इसीलिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो स्पोर्ट्स, करंट अफेयर और जो इंडिया के माइलस्टोन्स हैं, उसका एक प्रकार से कॉम्बो था, तो हमें याद रखना है। बाकी आज के बाद अब ये शिवा केशवन का नाम याद रखेंगे, विंटर ओलंपिक आइकन है हमारे इंडिया के। आरिफ मोहम्मद खान को याद रखेंगे, ये अल्पाइन स्कीइंग जो इवेंट है उनके अंदर इन्होंने माइलस्टोन
हासिल किया, तो दोनों ही करेक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, विच 2024 इंडिया बांग्लादेश एनर्जी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ 765 किलोवाट क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन टू बूस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक ट्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज? कौन सी 2024 भारत बांग्लादेश ऊर्जा परियोजना कई देशों के बीच जल विद्युत व्यापार को बढ़ाने के लिए 765 किलोवाट सीमा पर ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी हुई है? करंट अफेयर। आप लोगों को जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं ना, तो कोई भी हमारे पड़ोसी देश या फिर सिर्फ इंडिया के अंदर कोई भी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता है ना, उन पर मैं डिटेल्ड बातें करता हूँ। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इंडिया बांग्लादेश का नहीं है, बल्कि जो रीजनल पावर कनेक्टिविटी इंडिया बांग्लादेश भूटान और नेपाल है, उसका है ये सवाल। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं, या फिर जो करेक्ट प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर देखना है, वो आपका कौन सा रहेगा? ये जो आपका कटिहार, आपका पार्वतीपुर, आपका ये बोरनगर इंटर कनेक्शन प्रोजेक्ट है, ये वाला इसमें करेक्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि 765 जो किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन है, उसका पर्पस क्या था कि भाई क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड कर पाएंगे। भूटान और नेपाल से हाइड्रो पावर को हम बांग्लादेश और इंडिया के ग्रिड से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। तरीके के सवाल भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुक बीइंग इंडियन बाय पवन के वर्मा। पवन के वर्मा की पुस्तक बीइंग इंडियन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब सिर्फ बुक और उसके ऑथर को ही याद करके खुश नहीं हो जाना है। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, या तो वो हाल फिलहाल में लॉन्च करी गई हैं, या फिर वो ऐसी बुक्स हैं जिन पर आधारित आप कभी ना कभी सवाल देखते ही हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर बीइंग इंडियन की बात करी गई है, उसको लेकर ये पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं कि द बुक वॉन दी वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड फॉर एक्सप्लोरिंग इंडियन आइडेंटिटी एंड कल्चर। इस पुस्तक ने भारतीय पहचान और संस्कृति की खोज के लिए वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जीता। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। ऑथर कौन है इसके, ये आपको अब आज के बाद याद रखना है, पवन के वर्मा है। इसका थीम क्या था? इंडियन आइडेंटिटी एंड कल्चर। मिडिल क्लास की जो साइक है वो कैसी है, तो इसी डेप्थ और सोशियो कल्चरल एनालिसिस के लिए इन्हें ये जो वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड है वो मिला था। तो इंडियन आइडेंटिटी, मॉडर्निटी और जो ट्रेडिशन है, उसके बीच में इन्होंने एक संबंध स्टैब्लिश करने की कोशिश करी इसके अंदर। इट रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, यानी कि इस बुक को भारतीय अंग्रेजी कविता में योगदान के लिए क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया? ये वाली बात इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बोल दी। अगर पता है तभी इसको अटेम्प्ट करें। बीइंग इंडियन पोइट्री पहले है ही नहीं, वो तो एक नॉन फिक्शनल प्रोज है। साहित्य अकेडमी अवार्ड को देने की बात कर रहे हैं, और वो आपका इस बुक को नहीं दिया गया है। तो ऐसे ट्रैप ज्यादातर आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, जहां पर आपको फेमस बुक उठाकर उसको कौन सा अवार्ड दिया गया, इसको मैच कराने की कोशिश करी जाती है, और स्टूडेंट्स में ना ब्लाइंडली लगाना शुरू कर देता है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन करेक्ट था ना, इसीलिए ए वाला ऑप्शन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए भाई, रिक्त स्थान। जेवेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग प्लेसेस इन 2023? नीरज चोपड़ा जी पर बात हो रही है। अगर कभी भी आज के बाद भी नीरज चोपड़ा जी पर कोई बात पूछी जा सकती है, तो ये नहीं है कि ये वाला सवाल मैंने यहाँ करा दिया या किसी एग्जाम में आ गया तो आज के बाद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड जीता था, और जो वेन्यू था वो था हंगरी। अगर मैंने हंगरी बोला है तो आपको आंसर भी मिल गया होगा, बुदापेस्ट। तो हंगरी में हो रहे थे ये गेम्स, जहां पर ये गोल्ड मेडल उन्होंने अपना पहली बार अपने नाम किया। तो इससे पहले इंडिया के ओलंपिक्स के अंदर मेडल्स थे टोक्यो और पेरिस में, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं था। और इसी जीत के साथ जो इंडिया की एथलेटिक्स है, उसके लिए एक इतिहास बन गया, और नीरज को ग्लोबल लेजेंडरी की कैटेगरी में ला दिया गया। ठीक है। अब इसके अलावा देखो और चीज क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि नीरज ने अलग अलग जगह पर और भी कई सारे काम किए। मतलब नीरज चोपड़ा जी ने, ऐसे कोई दिल पे मत लेना ना कि मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ। तो 2022 में ये जो यूजीन है, इस यूजीन के अंदर इन्हें सिल्वर मिला था। कल को मान लो कि इनको और डिटेल में पूछने का ही उनका मूड बन जाए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
Who launched the campaign एक पेड़ माँ के नाम in 2024 encouraging citizens to plant trees in honor of their mothers and mother earth? 2024 में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया जो नागरिकों को अपनी माताओं और धरती माँ के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को गलत करके आया होगा। हम इसमें बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी ही आंसर करेंगे। 2024 के अंदर ये बहुत बड़ा कैंपेन था, उद्देश्य इसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन था। एनवायरनमेंट कनेक्ट करना कि मदर और मदर अर्थ इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करा जाए। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन कैंपेन था, यानी कि जन आंदोलन ये मॉडल था। अब किसने इसको लॉन्च किया वो मैंने आपको बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको लॉन्च किया। और याद रखना है आपको बस इसमें। अब इसमें बाकी के जो ऑप्शन है, अश्वनी वैष्णव को तो सभी जानते हैं, ये रेलवेज एंड आईटी से संबंधित है। भूपेंद्र यादव के बारे में कोई जानता है? ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पर आपको लीना नंदन का भी नाम दिया गया। ये कौन है? ये बड़ी ब्यूरोक्रेट है, ये कोई मंत्री वगैरह नहीं है, लेकिन बड़ी ब्यूरोक्रेट जरूर है ये। विच कॉजेज अ रिवर टू डेवलप मिएंडर्स? नदी में जो विसर्ग होते हैं उनका विकास किसके कारण होता है? अब आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट है और वो मेरे इसी यूट्यूब पर अवेलेबल जो मेरी ल्यूसेंट जीके वाली सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने ज्योग्राफी कवर कर रहा हूँ और बाकी के सब्जेक्ट भी मैंने कवर किए, अगर उन्हें दिखता है, वो कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को गलत कर ही नहीं सकता। ये बात को मैं दावे से कह सकता हूँ। तो पहले हमें ये मेंडर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो जब नदियां ना फ्लैट और जेंटल स्लोप या फिर अपने साथ स्लो फ्लो रखकर आगे बढ़ती हैं, तो साइडवेज जो इरोजन होता है ना वो ज्यादा होता है। साइडवेज इरोजन कहा मतलब क्या आ जाएगा? लेटरल इरोजन इन फ्लैट टेरेन, यानी कि समतल भूभाग में जो पार्श्व अपर्दन होता है वो क्रिएट करती है। अब आप बोल देंगे कि ये जो लेटरल इरोजन है ये क्या करता है? तो रिवर बैंक्स को साइड वेव से कट करता है, जिससे नदी के अंदर ना कर्व डेवलप होता है और धीरे धीरे मेंडर्स आपके बनते हुए नजर आता है। ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड रीजन इन्होंने एक ऑप्शन में दिया है, इसे हम गलत करेंगे, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि क्यों। देखो, हाई ऑल्टीट्यूड ओरिजिन में आपको स्टीप ग्रेडियंट नजर आएगा, ढलान नजर आएगा, वहां पर वर्टिकल इरोजन होता है। ठीक है। ऐसे यहाँ पर सडन टेक्टोनिक अपलिफ्टिंग भी दी गई है, ये भी हम एलिमिनेट करेंगे। ये रिवर रिजुविनेशन से संबंधित है, ये टेरेस से संबंधित है। ओशन करंट्स को भी हम यहाँ पर एलिमिनेट करते, क्यों? क्योंकि ये कोस्टल फीचर है, तटीय एक विशेषता है। रिवर की जो मेंडर्स हैं उनके साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो याद रखेंगे, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो अपर कोर्स है उसको आप रिलेटेड किससे करेंगे? वर्टिकल इरोजन से। और जो आपका मिडल या फिर जो लोअर कोर्स है उसको आप किससे रिलेटेड करेंगे? लेटरल इरोजन से। ये दो बातें आपको याद रखनी है आगे के लिए। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। निसार मैप्स द ग्लोबल सर्वे सरफेस एवरी कितने दिन में? निसार प्रत्येक कितने दिन में वैश्विक सतह का मानचित्रण करता है? निसार बहुत ही चर्चित विषय है। निसार बोले तो ये नासा और इसरो का जो एक सिंथेटिक एपीरेचर रडार है, एक एडवांस अर्थ का ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, जिसके कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ये दिन पूछ लिए। तो निसार क्या है ना, पूरी अर्थ सरफेस को हर 12 दिन में मैप करता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये बी ऑप्शन मार्क करना है। इसके अंदर ड्यूअल फ्रीक्वेंसी के आपको एस नजर आते हैं, एक एल बैंड बेस्ड है जो कि नासा का है, एक एस बैंड बेस्ड है वो इसरो का है। तो ये 12 डेज वाला करेक्ट आंसर इसमें जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्लांट हार्मोन्स इज इनकरेक्ट? पादप हार्मोनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इससे गलत है? प्लांट हार्मोन से रिलेटेड पहली चीज आप मुझे बताओ, अगर प्लांट हार्मोन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स में जो ऑक्सिन्स हैं वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल सही है।
जो साइटोकिनिन होते हैं वो एजिंग को डिले करते हैं, यानी कि एज डिले में एंटी सेनेंस जिसको कहता है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर इन्होंने दिया आपको एथिलीन प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, ये गड़बड़ कर दी इन्होंने बात, क्योंकि जो एथिलीन है ना वो सीड जर्मिनेशन का मेन हार्मोन है ही नहीं। सीड जर्मिनेशन जो होता है ना वो मेनली आपका ये जो जिब्रेलिन है वो कंट्रोल करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन था ये इनकरेक्ट था, और इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा था। बाकी इन्होंने देखो यहाँ पर दिया भी है चौथे में कि जो जिब्रेलिन है वो प्रमोट करते हैं स्तम के इलांगेशन को, बिल्कुल सही है, स्तम इलांगेशन ही प्रमोट करता है। तो याद रखेंगे इन चीजों को। Which of the following disputes fall under the Supreme Court's exclusive original jurisdiction as per Article 131 of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्र अधिकार में आता है? किसी ने भी अगर मेरी इस यूट्यूब पर जो ल्यूसेंट की हमने पॉलिटी का कवरेज किया था अगर वो देखिए, वो स्टूडेंट इसे गलत कर ही नहीं सकता। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डिफाइन करता है, उसको बताता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली केस सुनता है बिना लोअर कोर्ट के। तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमें नहीं पता, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्या कर रहा है, केस सुन रहा है बिना किसी लोअर कोर्ट के। अब इसके अंदर कई सारे डिस्प्यूट्स को कवर करा जाता है, जैसे कि सेंटर वर्सेस स्टेट्स को, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट्स को, या फिर सेंटर वर्सेस जो स्टेट वर्सेस स्टेट्स होते हैं उनको, तो ये कवर होता है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन्होंने ऑप्शन के अंदर दिया है, नहीं आएगा इसके अंदर। इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ एमपी एंड एमएलएज नहीं आएगा इसमें। डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, ये वाला चला गया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब जैसे ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को मैंने क्यों गलत किया, ये तो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश करके गए आर्टिकल नंबर 262 के थ्रू आपका सॉल्व करा जाता है ना, तो ये तो आना ही नहीं चाहिए था इसके अंदर। इलेक्शन डिस्प्यूट्स एमपी और एमएलए के, ये भी मैंने एलिमिनेट किस लिए किया, क्योंकि ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर इसमें बातें आती हैं। अपील्स अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन, ये भी मैं आपका एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि ये क्या है, ये एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है, ये इनका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थोड़ी ना होता है आपकी कोर्ट्स का, ठीक है। चलिए, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट? बहुत ही आसान सा है, लेकिन लोगों को बहुत ही कठिन लगा होगा क्योंकि उनको फॉर्मूला नहीं याद है, V इक्वल टू आई आर। क्या कहा इन्होंने? यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए और उसके सिरों के बीच विभ्रांतर स्थित रखा जाए तो उसमें प्रभावित धारा क्या होगी? क्या आप इसमें वो चेंज नहीं करेंगे जो उन्होंने करवाए हैं? भाई इन्होंने कहा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो रखा है वो रखा है क्या, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस को आप क्या कर दे रहे हैं, उसको डबल कर दे रहे हैं, तो करंट, करंट क्या हो जाएगा, डबल होकर इधर नीचे चला जाएगा तो आधा नहीं हो जाएगा, इट विल हाफ। ये बी ऑप्शन नहीं जाता इसके अंदर। बताइए आप मुझे, ये ओम्स लॉ है, बेसिक ओम्स लॉ पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर, समझ गए बात को? तो कुछ ऐसा है ही नहीं, सिंपल सी बात इन्होंने दी थी इसमें। अंडर बीएनएसएस यानी कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, द पीरियड फॉर डिफॉल्ट बेल इन माइनर ऑफेंसेस इज कैप्ड एट, ये बीएनएसएस से रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मामूली अपराधों में डिफॉल्ट जमानत की अधिकतम अवधि कितनी होती है? क्या कह रहे हो कि सर हमें जमानत वमानत के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन देखो जब कोई चीज अपडेट होती है, जैसे कि इसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, कब? 1 जुलाई 2024 को, तो उसके बाद इसके अंदर चर्चाएं बन गई हैं, ये इंप्लीमेंट हो चुका है। तो ये जो डिफॉल्ट बेल है ना माइनर ऑफेंसेस के अंदर, इसमें डिफॉल्ट बेल का जो दिन दिया गया है वो दिया गया है 60 दिन। डिफॉल्ट याद रखिएगा और इन माइनर ऑफेंसेस याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली बात उन्होंने करी है यहाँ पर, डिफॉल्ट बेल की जो बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर कई सारे केस टाइप आपको याद रखने हैं। अगर मान लो कि वो माइनर ऑफेंस है, तो मैंने जो आपको डिफॉल्ट बेल बताई वो कितने दिन बाद बताई, 60 डेज बाद। अगर वो मान लो कि कोई सीरियस ऑफेंस है, तो उस केस में डिफॉल्ट बेल आपकी कब चली जाएगी, 90 डेज बाद।
ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, इनको लेकर कई सवाल बन सकते हैं। विच स्कीम प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू क्लस्टर बेस्ड प्लानिंग, यानी कि कौन सी योजना क्लस्टर आधारित योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है। अभी इन्होंने जो स्कीम्स रिलेटेड चीजें होती हैं, जो हमें बार बार मैं आपको अपने वीकली करंट अफेयर के अंदर रटवाता हूं, उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया। देखो, क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही क्रॉप पर डिपेंडेंट ना रहना, मतलब एरिया स्पेसिफिक आपकी प्लानिंग होना और आपका मार्केट के साथ लिंक होना, इसी को तो मैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहता हूं। अब यहां पर क्या है, आपको ये जो RKVY दी गई है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका फोकस क्या है, क्लस्टर बेस्ड प्लानिंग करी जाए, स्टेट लेड फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, डाइवर्सिफिकेशन हो, वैल्यू एडिशन हो, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाए, वो सब इसी के अंदर तो करते हैं। तो ये इन्होंने यहां पर पूछ लिया आपसे। बाकी इन्होंने पहले ऑप्शन में PM आशा की बात करी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ये किस पर आधारित है आपकी, ये MSP और प्राइस सपोर्ट पर आधारित है। तमाम, यानी कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ये फार्म मैकेनाइजेशन पर आधारित है, तो इन्हें मैं यहाँ पर नहीं लूंगा। AIF यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी इन्होंने दिया है, ये पोस्ट हार्वेस्ट जो आपका इंफ्रा तैयार करना है उसको लेकर बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। अब यहाँ पर असर्शन दिया गया है कि PM 2.5 इज मोर हार्मफुल देन PM 10 इन AQI। अब AQI पर तो खूब चर्चा सुनी है हमने, है कि नहीं। AQI पर इतनी ज्यादा चर्चा हुई है हमारे दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज के अंदर, तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई 2.5 ज्यादा हार्मफुल है 10 से, तो ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, समझ रहे हैं। फिर इन्होंने रीजन क्या दिया है कि PM 2.5 पार्टिकल्स आर स्मॉलर एंड कैन रीच डीप इनटू द लंग्स, और देखो ये सही भी है और इसी वजह से ये हार्मफुल भी होता है, तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो लंग्स की जो डीप एल्वोली होती है ना, उन तक पहुंच जाता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये एंटर कर सकता है, जिससे आपको दिल का खतरा, हार्ट अटैक आने के खतरे, अस्थमा वगैरह, इनके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये सही तरीके से इसको स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसीलिए बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये वाला ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क रिपोर्टेड अ सक्सेसफुल टाइगर पॉपुलेशन राइज इन 2024 रीचिंग ओवर 150 टाइगर्स। अगर आप मेरे वीकली करंट अफेयर देखते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है ये, जहां पर मैं ये जो बायोडायवर्सिटी बेस्ड कोई डेटा आता है ना उस पर बात करता हूं। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड है ना, इसने 2024 में 150 प्लस टाइगर्स को क्रॉस किया, और ये इंडिया का पहला एंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। और इस इतने स्ट्रॉन्ग इंक्रीज की वजह से जो प्रोजेक्ट टाइगर है, वो प्रे बेस्ड और कॉरिडोर कनेक्टिविटी का रिजल्ट है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। बाकी यहाँ पर रणथंबोर का भी नाम दिया गया है, फेमस है पर इसने 150 क्रॉस नहीं किया है। नागरहोल का नाम दिया गया है, हाई डेंसिटी है, बट अभी नंबर जो है वो 150 से कम ही है, ऐसे ही सतपुड़ा का है। फिल इन द ब्लैंक करना है भाई फिर से। डॉक्ट्रिन ऑफ severability allows the which part of a law to be retained। पृथक्करणीयता का सिद्धांत किस कानून के कौन से भाग को बनाए रखने की अनुमति देता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वरेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है। तो अगर किसी लॉ का एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, किसी लॉ का एक पार्ट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और बाकी पार्ट अलग से काम कर सकते हो, तो सिर्फ गलत हिस्सा हटा दिया जाता है और वैलिड पार्ट जो होता है उसको रखा जाता है। तो यहां पर इसी को कहा जाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी। इसलिए ब्लैंक में आपका क्या आएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी अलाउज द वैलिड पार्ट ऑफ द लॉ टू बी रिटेन्ड। तो यहां पर हमें वैलिड, ठीक है। अभी बाकी के जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि रिपील्ड दिया, ये गलत होगा, पूरा लॉ हटाना होता है रिपील्ड के अंदर। इनकंसिस्टेंट, असंगत दिया है, ये भी हम नहीं लगाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता हो वो आपका इनकंसिस्टेंट कैटेगरी के अंदर आएगा। और असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो जाएगा, यानी कि वही पार्ट रिमूव होता है, रिमेन नहीं होता।
तो यहाँ पर आपका वैलिड पार्ट ऑफ द लॉ टू बी रिटेन वाली बात सही हो जाती है। रीड दी स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दिए गए हैं। असर्शन में कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। एल्यूमीनियम प्रगलन भारत में सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। पहले तो मैं इस पर बात करूंगा कि ये बात सही है या नहीं, तो ये बात को मैं कह दूंगा गलत, क्योंकि इंडिया में आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, ना कि एल्यूमिनियम स्पेल्टिंग। तो ये गलत होगी यहाँ पर बात। रीजन ये दे रहे हैं कि एल्यूमिनियम का उपयोग विमान, तार और बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए गलत है और आर ट्रू है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सीधे सीधे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, मैच करने हैं डांस। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 नृत्य को उसके प्रमुख सामाजिक धार्मिक संदर्भ से मिलाइए, और ये जो संदर्भ है वो आपके इधर दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 की मैचिंग करनी है ABCD से। एक एक करके देखते हैं। राउफ के बारे में दिया गया है, आपके पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा जाता है। ईद और जो स्प्रिंग वेडिंग फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये तब मनाया जाता है। कश्मीर का ये लोक नृत्य है। ईद और शादियों में इसको परफॉर्म करा जाता है। तो ईद एंड स्प्रिंग वेडिंग फेस्टिविटीज, ये 1 का ए होना चाहिए था भाई। तो 1 का ए ना इसमें है, बाकी सब में है। बाकियों को देखना है अब हमें। दूसरा है आपका कर्मा। ये कर्मा ना जो MP और छत्तीसगढ़ उड़ीसा की ट्राइबल बेल्ट है ना, इसको वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसकी ट्राइबल बेल्ट के अंदर इसको मनाया जाता है। और कृषि और फर्टिलिटी रिचुअल से ये आपका जुड़ा हुआ है। तो कहाँ पर है? भाद्र एकादशी अग्रयन रिचुअल, नाइट लॉन्ग फोक थिएटर सीजन, पोस्ट मानसून टी गार्डन रिक्रिएशन। तो इसमें कौन सा करेक्ट जाएगा आपका? ये जो भद्र एकादशी अग्रेरियन रिचुअल है, यानी कि इसमें सेकंड का जाएगा भाई बी। तो सेकंड का बी इसमें भी नहीं है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब तीसरे की तरफ आएंगे। तीसरे में है तमाशा। तमाशा पर कितनी बार पेपर में पूछा गया है, आपके महाराष्ट्र के अंदर ये आपका फेमस है। होली या फिर जिसको सिंगबा, उसके समय पर ओवरनाइट परफॉर्मेंस के रूप में यूज किया जाता है। तो ये आपका सी चला गया, यानी कि इसमें थर्ड का सी हो जाएगा। थर्ड का सी ये नहीं है, ये वाला इसमें ए ऑप्शन। पूछे गए ये सारे की सारी चीजें आपसे पिछले पेपर में। विच पेयर करेक्टली मैचेस एटमॉस्फेरिक लेयर एंड फीचर, यानी कि कौन सी जोड़ी वायुमंडल की परत और उसकी विशेषता से सही मेल खाती है। एटमॉस्फेरिक लेयर बायो आई मीन जो ज्योग्राफी है उसका एक बहुत ही बेसिक सा आपका टॉपिक बनता है। तो पहला इन्होंने क्या दिया, ट्रोपोस्फेयर को वेदर के साथ रिलेट कर दिया। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो जितनी भी ये वेदर एक्टिविटीज होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती हैं। ट्रोपोस्फेयर जो कि सबसे नीचे वाली लेयर होती है। तो वेदर की फिनोमेना जैसे कि आपका बादलों का होना, रेन स्टॉर्म्स, ये आपके यहीं होते हैं। वाटर वेपर, डस्ट, ये सब आपकी यहीं पर प्रेजेंट होती हैं। आगे बढ़ना ही नहीं है। थर्मोस्फेयर में इन्होंने ओजोन को प्रेजेंट कर दिया, बात इन्होंने गड़बड़ कर दी है। कहां पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। ऐसी बाकी की चीज भी दी है इन्होंने। मेसोस्फेयर के अंदर ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट घूमती हैं। मेसोस्फेयर के अंदर घूमती हैं या फिर थर्मोस्फेयर के अंदर? तो ये वाली बात भी गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये मीटियोर्स को लेकर आ रहे हैं, तो ये वाली बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। मीटियोर्स किसके अंदर होते हैं? मीजोस्फेयर के अंदर। ठीक है जी, चलिए अंतिम सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन कौन से इसमें से सही हैं। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला है द कॉन्करेंट लिस्ट अलाउज बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट। करेक्ट कर दें भाई इसको, ये तो सही है ना। जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि लिस्ट नंबर 3 है, 7th शेड्यूल का पार्ट है। इस लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर केंद्र भी लॉ बना सकता है और इसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि क्रिमिनल लॉ है या फिर एजुकेशन है, ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। मैरिज एंड डाइवोर्स है, फॉरेस्ट है, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी है, ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट स्टेट लॉ प्रिवेल्स ओवर यूनियन लॉ, ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। अगर यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लॉ प्रिवेल करता है स्टेट लॉ के ऊपर। आर्टिकल आपको पढ़ाया जाता है कौन सा? 254
अगर कॉन्करेंट लिस्ट पर सेंटर और स्टेट के लॉज में कन्फ्लिक्ट हो तो यूनियन लॉ प्रिवेल करते हैं। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन स्टेटमेंट सिर्फ आपका करेक्ट है। ओके, तो भाई ये था हमारा डिस्कशन 16 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए जी के जीएस के क्वेश्चंस का। आई होप सेशन मजेदार लगा होगा। अगर लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं वहाँ पर आपसे रिप्लाई करूँगा। और अगर किसी को मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो रॉबिन SIRG ये मेरे इंस्टा का यूज़र नेम है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।